डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 155 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 156 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। मगर हमें मालूम नहीं था कि इनकी नीयतों में क्या था। मैं यह पत्ता फेंकने के बाद शीशोक पर उसकी असर पजीरी का इंतजार करने लगा। इसका खातिर ख्वाह नतीजा निकला, क्योंकि अगले ही लम्हे शीशोक ने कदरे नागवार सी नजरों से पोकर और एली की तरफ घूरते हुए कहा, देखा, मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। ये रांगपा नहीं है बल्कि सरदार गपूचा के मेहमान हैं। मेरे अंदर गहरी तमानियत फैल गई। बाज तुरुप चालें, हुस्न इत्तिफाक और बर वक्त हाजिर दिमागी के अलावा करीब तरीन के आजाद से कामयाब करार पाती हैं। ये जबरदस्त चाल चल रहा है। अचानक एली ने गजबनाक जोश तले मुझे घूरते हुए शीशोक से कहा। तो पोकर ने भी अपनी हसीनो जमील बीवी की तायद में शीशोक से कहा, इसे जरूर यहाँ के सियासी और समाजी हालात का अंदाजा है, या फिर इसने छुप कर हमारी बातें सुन ली हैं। यह गैर मामूली और खतरनाक हद तक ज़हीन शख्स लगता है। इसके पास अपनी बात की सच्चाई के लिए क्या सबूत है? इसे कहो कि सफारती दस्तावेज दिखाए। बदबख्त पोकर जितना बुज़दिल था इतना ही उसका भेजा जानदार मालूम होता था। उसने मेरे बारे में गलत अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन मैं खफीफ होने की बजाय मुस्कुराया और भरपूर एहतमाद से बोला, सबूत हमारे पास थे। वो इस तूफानी हादसे में ज़ाया हो गए, लेकिन हमारे पास ऐसे कोड हैं जो सिर्फ बड़ा दलाई लामा ही पहचान सकता है कि हम कौन हैं। बाकी तिब्बत के सियासी और समाजी हालात से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है। मिस्टर पोकर ने तो बिल्कुल ही बचकाना बात कह दी। मेरे तबसरे पर शीशोक ने एक निगाह गलत अंदाज पोकर पर डाली, फिर मुझसे सवाल किया, अगर उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर हमारे साथ जो सलूक चाहे करो, लेकिन मुझे यकीन है कैसा होगा नहीं। शीशोक पुरसोच अंदाज में अपने होंठ काटने लगा। वही कबायली बददिमाग और जाहिल आदमी था। मेरी चाल में आ रहा था, लेकिन ये दोनों कमबख्त यूरोपियन पोकर और एली मेरी चाल समझ रहे थे। इनकी मजबूरी ये थी कि ये दोनों इस वक्त अपने अपने मफादात के सबब इस वक्त खंपा नायब सरदार शीशोक के सामने बेबस थे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे बाकी दोनों साथियों को भी आज़ाद कर दें, ताकि हम आइंदा का लाहे अमल अगर कोई है तो तय कर लें, या फिर तुम्हारे साथ कोच करें। हमारा सरदार गबूचा और बड़े दलाई लामा से जल्द अज जल्द मिलना बेहद जरूरी है। 1 मिनट में इसका झूठ अभी पकड़ती हूँ। एली दरमियान में तकरीबन चिल्ला कर बोली। इस पर शायद अभी तक डेक्स्टर के इंतकाम का भूत सवार था, जबकि पोकर अब हारा हुआ चवारी दिखाई दे रहा था। उसने शायद अब अपनी सी कोशिश तर्क कर दी थी और सिर्फ अपने मफाद पर निगाह रखने का फैसला कर लिया था। एली ने मुझे फिर लम्हा भर को थड़का दिया था। मुझे अपने शौहर की बात बिल्कुल ठीक लगती है। इसे पूछो मिस्टर शीशोक कि अगर वही नुमाइंदे थे तो उसने पहले क्यों नहीं यह बात तुम्हें बताई? तुमसे जंग पर क्यों आमादा हुआ? मैंने कब जंग की? मैंने बिना तरद्दुद के जवाब दिया। ना ही मुझे मालूम था कि मिस्टर शीशोक कौन है। ये तो मेरा अंदाजा था कि इनका ताल्लुक जरूर खंपा कबीले से हो सकता है, जिसके सरदार के पास हमें नुमाइंदा बनाकर भेजा जा रहा है, जिसके माँ पर हमें कशलंगा के बड़े दलाई लामा से मिलना है। और फिर हमारा मिशन ऐसा नहीं है कि हमारे किसी से ये सब कहते फिरें। इसे आलमी दबाव का खतरा है। तुम दोनों असले के आलमी डीलर के एजेंट और याकूत तलाशने वाले ताले आजमा, ये बातें क्या जानूं? मेरे लहजे में तंज उतर आया। मैंने पोकर के साथ अब एली को भी गुफ्तगू की जंग में बिछाड़ दिया था। किसी आलमी मुबस्सिर ने सच ही कहा था कि आज की जंगें आजी हथियारों की नहीं बल्कि दिमागी चालों की थीं। एली भी अपना समूह लेकर रह गई, क्योंकि इसी वक्त शीशोक ने मेरी दरख्वास्त पर अमल कर डाला था। यूं शीशोक के हुक्म से हुमैरा और रूमी को आज़ाद कर दिया गया। एक मौका मिलते ही मैंने इन्हें भी ये सब बता डाला कि मैं क्या चालाकी चल रहा हूँ। एक बड़ी गंभीर, हौलनाक और जानलेवा सूरत हालात के बाद सिचुएशन 90 डिग्री के जाविये से बदल कर रह गई थी। ये बात किसी मौजज़े से कम नहीं थी। कैदिया मुअज़्ज़ज़ दोस्त बन चुके थे, यानी हम, क्योंकि अब हम इन तीनों के साथ दोस्ताना माहौल में बैठे थे। शिकार किया हुआ भुना गर्मा गर्म गोश्त हमारे सामने पेश किया गया। इसके अलावा वो ब्रांडी भी थी। एली और पोकर को हम अब एक आंख नहीं भा रहे थे, मगर इनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आखिर एकदम नाकाबिले यकीन से काया पलट कैसे हो गई थी। वो बहरहाल हमें अपने तीसरे साथी डेक्स्टर का कातिल समझ रहे थे। बिलखसूस एली का तो बस नहीं चल रहा था कि वह हमें इसी वक्त शूट करते।
खंपा कबीले और उसके सरदार की क्या हैसियत थी, इनके मकासद क्या थे। अब तक मुझे इनका कुछ ही अंदाजा हो पाया था, लेकिन अब मुकम्मल जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी हो गया था। इसके लिए मुझे अब पोकर या एली की जरूरत भी नहीं रही थी, ना ही मैं इनसे इस बारे में कोई बात करना चाहता था। वो यकीनन मुझे मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते थे। मैंने देखा रूमी और हुमैरा अभी तक इस काया पलट पर शश्तर से बैठी थी। ये मेरी बर वक्त हाजिर दिमागी और कुव्वत फैसला का नतीजा था। हालात और माबाद हालात पर मैं गहरी नजर रखने का आदी था। खाने के दौरान मैंने शीशोक से मामलात डिस्कस करना शुरू किए तो सब समझ में आता चला गया। कचलंगा में गयामियों की तरफ से कशीदगी पाई जा रही थी। गयामी इन तिब्बती लोगों की जुबान में चीनियों को कहते थे। रांगबा से इनकी मुराद अजनबियों से भी थी, जबकि खुद खंपा कबीला तिब्बत का एक कजाक कबीला तस्वुर किया जाता था, लेकिन वो अपने लोगों से लूट मार नहीं किया करते थे। चीनी या नेपाली सरहदों पर जाकर लूट मार की वारदातें किया करते थे। अपने इलाके में ये लोग आज़ादी वतन के मुजाहिद तस्वुर किए जाते थे। चूंकि वहां दिलाई लामाओं की अजारादारी थी, पूरा इलाका इनके तसर्रुफ में था। वो खुद को अमन व आश्ती के अलमबरदार समझा करते थे। कुछ तो खून और जंगो जदल से इन्हें सख्त नफरत थी। तहम कचलंगा वादी फिल वक्त दो ग्रुपों में बढ़ चुकी थी। एक वो जो अपने इलाके में जैसा है जहां है की बुनियाद पर अमन व सुकून से जिंदगी गुजारने के ख्वाह थे, चाहे गुलामी ही क्यों ना हो, मगर वो जंग और कुछ तो खून नहीं चाहते थे। जबकि दूसरा ग्रुप अपनी इस दो शाखा वादी कचलंगा को गयामियों चीनियों के तसर्रुफ में नहीं देखना चाहता था। इनकी मुजाहमती सियासत में खंपा कबीला पेश था। अब यहाँ जंग और अमन की सूरत हाल में एक तीसरा ग्रुप भी कूद पड़ा था, जिसकी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि ख्वाह वो तिब्बत हो या जजायर या कोई और ऐसा खित्ता जहाँ जंग के बादल मंडलाते हों, इनके एजेंट वहां पहुंच जाते थे। ये ताजर ग्रुप था, असलहे का व्यापारी ग्रुप। इनका मकसद जंग के चोलों को बुझाना तो हरगिज नहीं होता था। वो इसे हवा देकर मजीद भड़काने की कोशिश करते ताकि दोनों तरफ के ममालिक में इनका असलहा फरोख्त हो सके। चौथा ग्रुप भारतीय नेताओं की तरफ से इन लोगों का था, जो नुमाइंदों की सूरत में तिब्बती दलाई लामाओं को चीन के तसर्रुफ से निकलने के लिए भड़काया करते थे। अक्सर व बेशतर सफारती वफद की सूरत में वो यहाँ आया करते थे। भारत का चीन से जाती तनाज़ा तो अजली था, मगर इसके राह दलाई लामाओं की आड़ में तलाशने की कोशिश करते थे। पोकर असली के आलमी डीलर का एजेंट था, जबकि डेक्स्टर हसीनो जमील औरतों को खंपा के लुटेरे कबीले के हवाले करके अपने मफादात टकों की सूरत में खड़े करता था। पोकर की बीवी इसका पूरा साथ देती थी। बहरकैफ इन सारी बातों के तनाजुर और इसके जवाब में शीशों का ये कहकर मैंने पूरे तौर पर दिल जीत लिया था। उसने आखिर में मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं बड़े दलाई लामा को किन अल्फाज में कायल करने का इरादा रखता हूँ। मैंने इन सारी बातों की रोशनी में बहुत सोच समझ कर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मिस्टर शीशोक, किसी भी टोले से मुज़ाकरात करते वक्त इनकी नफ्सियात को समझना जरूरी होता है। दलाई लामाओं की अपनी एक सोच और नफ्सियात है। वो बुद्धा के अकायद के कायल हैं, जिनमें जंग से नफरत और अमन से मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। लेकिन हमने इन्हें यह बावर करवाना है कि दुनिया में ज़ेर तसल्लुत और नहत्ते लोगों की कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती। इससे तबाही, जुल्म और बर्बरियत बढ़ती है। जो लोग अपनी ही सरजमी पर गुलाम और मुक़य्यद कर दिए जाते हैं, जो लोग अपनी आज़ादी की हिफाजत नहीं करते, इन पर ये कड़े अवामिल जंजीर बनाकर इनकी गर्दनों में तोक की सूरत पहना दिए जाते हैं। आज़ादी तो एक नेमत है जो खुदा की अता करदा है। कमजोरों और निहत्तों को आज की दुनिया में कोई भी आज़ाद नहीं रहने देता। मैं इतना कहकर रुका। शीशोक ने मेरे ख्यालात जानकर बेख्तियार बफूर जोशो जज्बात से मेरा हाथ बड़ी गर्मजोशी से थाम लिया और उसी लहजा में बोला, बुद्धा की कसम, तुम जरूर बड़े दलाई लामा को कायल कर लोगे। मैं इस बात पर पूरी यकीन से कस्में खाने को तैयार हूं। मुझे उसके लहजे और अल्फाज से हनूज जाहिलियत की बू आती रही, जबकि मेरा अपना यह ख्याल था कि यह जंग को जोर देने के लिए एक तरफ भारतीय नेताओं की साजिश और दूसरी जानिब असलहे के ताजरों की अपनी तिजोरियां भरने की ताजराना सोच थी। शीशोक मेरे ख्यालात जानकर जैसे मेरा मुरीद ही बन गया। मैंने उसे कहा कि पोकर और एली को वो एक हद में रखे तो ज्यादा बेहतर है। इनका मफाद सिर्फ दौलत और पैसा कमाने में है, बस इसकी तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त। शीशोक बोला और एक निगाहे गलत अंदाज से दोबारा पोकर को देखा। वो रैली हमारी तरफ ही मुतवज्जा थे। पोकर से यूं भी असलहे की खराबी के सिलसिले में शीशोक का दिल खराब था। ये सारी राहें अपने हक में हमवार करने के बाद अब मुझे अपने असल मकसद की तरफ आना था। इस बारे में तन्हाई में शीशोक से बात करना मैं चाहता था। मकार और शालबाज पोकर और एली को तो मैं इसकी हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। बिल्लाखिर ये तय पा गया कि ये रात आराम से सोकर बसर की जाएगी और सुबह का सूरज उबरते ही कचलंगा की तरफ कूच किया जाएगा। यूं भी हम सब बुरी तरह थके हुए थे। पोकर और एली के पास कैंपिंग का सामान था,
लहजा इन दोनों मियाँ बीवी ने तो कैंप लगा लिया। शीशोक और उसके साथियों ने भी याक की खालों की छोलदारियां बना ली, जबकि हम तीनों रात बसर करने के लिए ट्रेलर में आ गए। बहुत बड़ा पाला मारा है तुमने सैफ, रूमी ने अंदर आते ही कहा, लेकिन आगे की सूरत हाल खासी गंभीर नजर आती है। मत भूलना कि हम अब कज़ाकों के ज़ेरे तसल्लुत हैं। उसने मुझे आखिर में खबरदार भी करना चाहा था। मुझे असल खतरा सिर्फ पोकर और एली से है, हमें इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। हुमैरा ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर डाला। इस पर रूमी और मैंने तो फेहमी अंदाज में अपने सरों को जुम्बिश दी थी। हम ज्यादा देर बातें नहीं कर सके क्योंकि शदीद थकन और आसाब शिकन हालात के सबब हम पर नींद और सुस्ती गालिब आने लगी। हम गहरी नींद सो गए। सुबह जाके तो एक चौंका देने वाला इंकिशाफ हमारा मुंतजिर था। पोकर और एली गायब थे। इनकी जीप भी नहीं थी। बाकी इनका थोड़ा बहुत जो जरूरी सामान था वो इन समेत ही गायब थे। हम ट्रेलर से बाहर आ गए। शीशोक के आदमियों ने एक बार फिर अलाव रोशन कर दिया था और कॉफी वगैरह तैयार करने में मसरूफ थे। रात का बच्चा कुछ शिकार भी था जो कम अज कम हमारा मैदा इतनी सुबह ये शकील ग़िज़ा खाने से कासिर था। ताहम हमने गर्मा गर्म कॉफी जरूर पी ली। शीशों के साथ ही हम कुर्सियां डाले ट्रेलर के साथ बैठे थे। कुछ पता चला ये दोनों कहाँ और क्यों चले गए? मैंने शीशोक से पूछा। मैंने महसूस किया था कि वो इन दोनों के इस तरह गायब होने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लिहाजा इसी लहजे में बोला, जहन्नुम में जाएं, वो शायद वापस लौट गए हैं। इन्हें यह बात पसंद नहीं आई होगी कि तुम तीनों हमारे कैदी से यकदम दोस्त कैसे बन गए। शायद यही बात हो। मैंने भी उसकी बात पर तायद में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन हमारे साथ इन्हें अब बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए था, जबकि हमने इनके इतने बड़े जुर्म के बाद मुआफ कर दिया था। इनका एक साथी डायरेक्टर तुम्हारी साथी के हाथों मारा गया था। इनके बुग़्ज़ की यही वजह थी। कहते हुए शीशोक ने हुमैरा की तरफ देखा। वो एकदम जोश से बोली, इन लोगों ने भी तो दोस्ती की आड़ में हमारे साथ धोखा किया था। ये लोग सैफ को खत्म करके मुझे और रूमी को यरगमाल बनाना चाहते थे। इसलिए डेक्स्टर ने मेरे साथी सैफ को बर्फ की खाई में धक्का दिया था। एक तरह से ये इनकी कत्ल की कोशिश थी, जिस पर मैंने जनून में आकर इनसे गन छीन कर डेक्स्टर पर फायरिंग कर डाली। तो ये सब हमारी ही खातिर कर रहे थे। शीशोक ने साफ गोई से कहा, बहरहाल तुम्हारी बात भी सही है खातून, हिसाब बराबर हो चुका। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने इतने अहम मकसद को अधूरा छोड़कर वापस लौट चुके होंगे। मैंने अपने जहन में पलने वाले एक ख्याल के तहत कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो हमसे नाराज होकर तनहा ही आगे निकल गए हैं। इनकी जीप और हमारे 2 उदद याक गायब हैं। शीशोक ने बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ जा सकते हैं वो? रूमी ने उससे पूछा। अभी तो यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता। शीशोक ने कंधे उचकाए, लेकिन मुझे खदशा है कहीं वो नेफा वालों से न मिल जाए। क्या मतलब? मैंने सवालिया नजरों से शीशोक की तरफ देखा। मुझे कुछ फिक्रमंदी के आसार महसूस हुए। वांग डोला नेफा कबीले से ताल्लुक रखता है और कचरंगा के दोनों दलाई लामाओं से बड़ी अकीदत और रसाई रखता है। वांग डोला अपने कबीले का सरदार है। ये लोग भी दलाई लामाओं की अमनो आश्ती वाली तबलीग पर यकीन रखते हैं और जंग से नफरत करते हैं। ये यही नहीं, गयामियों के लिए जासूसी भी करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त शीशोक, तब फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? पोकर और एली भला इनसे क्यों जा मिलेंगे? मैंने कहा। जबकि नेफा वाले जंग से नफरत करते हैं तो आछी हथियारों से भी नफरत करते होंगे। मेरी बात का यह मतलब नहीं था कि नेफा वाले सिरे से आछी हथियार ही नहीं रखते। शीशोक ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बल्कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इतना असलहा जरूर रखते हैं कि अपना दिफा और शिकार वगैरह कर सके। लेकिन पोकर असले के जिस आलमी डीलर का एजेंट है, वो तो थोक के भाव अपने असले की खेप निकालते होंगे। इनके लिए तो आप लोग ही कार आमद गाहक हो सकते हो, नेफा वाले नहीं। मैंने कहा। हाँ, शीशोक ने अपने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा, लेकिन फिर भी पोकर एक मक्कार इंसान है। नेफा वालों से गठजोड़ में एली का भी फायदा है, क्योंकि इनका कबीला याकूत की कानून से भरा पड़ा है। एक लम्हा तवक्कुफ के बाद उसने बात खत्म करते हुए कहा, खैर हमें चलना चाहिए। मेरे आदमी इनके कदमों के निशानात से अंदाजा लगा ही लेंगे कि उन दोनों ने कहाँ का रुख किया है। हम भी उठ खड़े हुए। यूं हम सब रवानगी के लिए तैयार हो गए। अभी मैंने किसी मसलहत के तहत अपने असल मकसद के सिलसिले में शीशोक से बात नहीं छेड़ी थी, क्योंकि मैं पहले इनके सरदार गबूचा पर भी अपना असर कायम करना चाहता था। इसके बाद ही मैं डेल्टा पॉइंट वाइट के दुश्मनों के सफ में घुसने का इरादा रखे हुए था। साथ ही हमें रोजी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल ग्रुप की भी तलाश थी, जिन्होंने तारिक को यरगमाल बनाकर अपने साथ रखा हुआ था। और खुदा जाने उस गरीब का इन मरदूदों ने क्या हशर किया होगा। हम रवानगी के वक्त मैंने शीशोक से एक और बात का इजहार करते हुए
कदर दरोगोई से काम लेकर उससे कह दिया था कि वो पोकर और रैली के अलावा एक और मुख्तसर काफले वालों के निशानात भी देखे तो हमें जरूर आगाह करे। वो लोग भी हमें गयामियों के जासूस लगते हैं। सूरज उभरते ही हमारा सफर शुरू हो गया। जीप के साथ ट्रेलर अटैच कर दिया गया था। जीप डीजल इंजन की थी। मुझे याद था कि एक टीन डीजल का इजाफी मौजूद था, मगर वो खाली था। जीप में मजीद ईंधन नहीं था। मैं पोकर और रैली की चालाकी समझ चुका था, इसलिए बेबसी से होंठ भींच कर रह गया। नाचार हमने इन्हीं की तरह याकों पर अपना सफर जारी रखा। धूप निकलने लगी। सूरज बर्फीली पहाड़ियों से पूरी तरह उबर चुका था। हमारा सफर जारी रहा। सफर से पहले हम उस दो शाखा वादी कशलंगा पहुंच चुके थे, जो हमारे दरीना मफादात की सरजमीन थी। बड़ी दिलफरेब वादी थी। बैक वक्त बर्फ और सब्जे से ढकी हुई दरेसीला नामी मकाम पर खंपा कबीला आबाद था, जो कशलंगा के जुनूब मगरिब में वाक़ था। यहाँ में एक बोर्ड नस्ब दिखाई दिया जिस पर यह लिखा था, अब आप 9640 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं। अब आप 9640 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं और आगे दरियाए बरहम और गुवाहाटी बह रहे हैं। इसके नीचे निस्बतन छोटे हरूफ में 3 वादियों के नाम लिखे थे। मैं परेशान सा हो गया। इतना सफर करने के बावजूद हम अभी मंजिल से दूर थे, लेकिन शीशोक ने मुस्कुराकर यह कहते हुए मेरी परेशानी दूर कर दी कि ये तीनों इलाके साथ साथ हैं। नीज इसने यह भी बताया कि हम काउंट मेला और मानसो से आगे आ चुके थे। ये सुनकर मेरी तसल्ली हुई, क्योंकि अब इसके मुताबिक मंजिल ज्यादा दूर नहीं रही थी। कशलंगा इन वादियों के दरमियान थी, बल्कि दर्रा सीला के बाद ये 2 शाखा वादी शुरू हो जाती थी। वही हुआ। दर्रा सीला के बाद चंद मील मजीद सफर जारी रखने के बाद हम लकड़ी और जंजीरों का एक पुल अबूर करके बिलाखिर कशलंगा पहुंच गए। यहां से शीशोक ने कारवां का रुख सीधा अपने खंपा कबीले की तरफ फेर दिया। यहां हमें झोंपड़ों और सरकंडों के घर ही नजर आ रहे थे। यहां बच्चे भी नजर आए, औरतें और बूढ़े भी। मर्द सारे ही हथियार बदस्त दिखाई दे रहे थे। वो सब लोग हमारी जानिब हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। शीशों को कई लोगों ने एहतराम से चुक चुक कर सलाम भी किया था। एक वसी और अहाते वाले मकान में हमें ले जाया गया। इसकी दीवारें याक की खालों और मिट्टी के गारों से बनाई गई थी। हमने चंद घंटे आराम किया। इसके बाद बेदार हुए। शहद, पनीर और किसी आटे की रोटी नुमा शय थी, जो बहरहाल लजीज और खस्ता थी। हमें सरदार गबूचा के रूबरू पेश कर दिया गया और इससे पहले उसके नायब शीशोक ने अपनी जुबान में सरदार गबूचा को हमारे बारे में बता दिया। सरदार गबूचा मुझे शीशोक जैसा ही शख्स नजर आया। अगरचे अधेड़ उम्र था, कदो कामत में वो छोटा ही था, ताहम जिस्म गेंडे जैसा ताकतवर नजर आ रहा था। गबूचा ने भी समोर की खाल का गर्म लिबास सेब तन कर रखा था। इसका चेहरा गैर मामूली चौड़ा और जबड़े फैले हुए से नजर आ रहे थे। आंखें कदरे चुंधी चुंधी सी थी, जिनमें वहशतें तैर रही थी। इसकी बीवी शवाला भी वहां मौजूद थी। दोनों मियाँ बीवी बड़े ठुसे से गर्म मोटी खाल वाली नशिस्तों पर विराजमान थे। उसकी बीवी शवाला कम उम्र थी, गोरी रंगत, चेहरे के नकूश मोटे जरूर थे मगर कशिश रखते थे। आंखें कुछ कुशादा थी और इसमें एक खास किस्म की निस्वानी हवस की चमक उभरती महसूस हो रही थी मुझे। शवाला के बाएं जानिब शीशोक बैठा था। यूं शवाला गबूचा और शीशोक के दरमियान बैठी थी। मुझे हैरत थी कि यह क्या मुहाजरा था। युक्ताबाद में खुला कि शवाला बैक वक्त दोनों की बीवी थी। यहाँ एक औरत के 2-2, 3-3 शौहर हुआ करते थे, तो गोया शीशोक भी शवाला का शौहर था।